हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि जो केमिकल्स होते हैं वो कार्डियक एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, और उसके बाद अपन ने हार्ट फेलियर वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स देखे थे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं शॉक से। व्हाट इज शॉक? SHOCK, शॉक। सो देखना शॉक क्या होता है। इट्स ए एक्यूट सर्कुलेटरी कंडीशन, यानी कि बॉडी में अपने को एक्यूट फॉर्म में देखने को मिलती है, हैंड टू हैंड देखने को मिलती है। कोई हाल फिलहाल ही कोई घटना हुई है उस तरह से अपने को शॉक देखने को मिलेगा। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था शॉक होता है, सॉरी, जो एक्यूट टर्म्स होती है वो टर्म स्टैंड करती है एकदम जो रिसेंट इवेंट हुआ है उसके लिए, और जो क्रॉनिक फॉर्म होती है कोई लंबा टाइम या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज। तो ये एक्यूट सर्कुलेटरी कंडीशन होती है। कार्डियक आउटपुट मानते हैं अपन कम है, हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है 1 मिनट के अंदर वो मानते हैं अपन नॉर्मल से कम निकल रहा है। तो ये रहेगी इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई, या फिर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। किसको? टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, या फिर कोई भी अदर सिस्टम हो उनको। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है, हम जानते हैं। और वही इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई आगे जाके जो टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम उनको अफेक्ट करती है। तो ये सब चीजें डिसफंक्शनिंग शो करने लग जाएंगी। डिसफंक्शनिंग यानी कि इनके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, या फिर ये काम करना ही पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसी इवेंट को बोला जाता है शॉक। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हुई। इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने की वजह से बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है, सेल है, उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिला। प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड नहीं मिला तो वहां पर हाइपोक्सिया कंडीशन आई। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। तो ये होती है डिसफंक्शनिंग से होती है लास्ट में इसमें। अभी डिसफंक्शनिंग रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी होती है, इसको अपन बाद में देखते हैं। पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉक। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो आता है इसके अंदर जो ये होता है, अपने को देखने को मिलेगा इसमें सेलुलर हाइपोक्सिया। एक अपने को देखने को मिलेगा इसमें इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स या फिर सिस्टम। एंड एक कंडीशन देखने को मिलेगा अपने को टैकीकार्डिया। ये 3 चीजें मेनली देखने को मिलती है अपने को। सबसे पहले सेलुलर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। सेलुलर हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि सेल को ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाइपोक्सिया का वर्ड होता है, हाइपोक्सिया जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। तो सेलुलर हाइपोक्सिया इज ए मस्ट कंडीशन फॉर शॉक, ये आप याद में रखें। इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी, अपन ने देख लिया पहले। और टैकीकार्डिया कंडीशन होगी। टैकीकार्डिया मींस जो भी हार्ट रेट है वो नॉर्मल से ज्यादा हो तो टैकीकार्डिया आती है। और हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा करनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टैकीकार्डिया का होना। बॉडी टैकीकार्डिया इसलिए शो करती है शॉक की कंडीशन में, ताकि कार्डियक आउटपुट जो कि कम हुआ है वो वापस नॉर्मल पे आ जाए, या फिर जो डिजीज की कंडीशन है उसको कंपनसेट कर दे, उसको मतलब खत्म करने की कोशिश करता है हार्ट बीट बढ़ा करके। हार्ट बीट बढ़ेगी तो फाइनली कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, इसलिए अपने को टैकीकार्डिया कंडीशन शो होती है शॉक के अंदर। अब इसको आगे देखते अपन। अब पहले देखते हैं अगर कार्डियक आउटपुट है तो क्या क्या असर पड़ता है शॉक के ऊपर। अपन मानते हैं एक बार कार्डियक आउटपुट ये है कम, डिक्रीज। ये डिक्रीज कब कब हो सकता है? या तो मायोकार्डियल इंफाक्शन हो,
या फिर हार्ट वाल्व डिसफंक्शनिंग हो। मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब होता है जो कि हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हीं को ही अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो अगर हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो फाइनली कार्डियक आउटपुट कम देंगी। हार्ट वाल्व में अगर प्रॉब्लम है तो अगेन वही चीजें, अच्छे से ब्लड नहीं आ पाएगा और फाइनली जो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा अपने को। इन दोनों की वजह से अगर कार्डियक आउटपुट कम होता है तो जो कंडीशन आएगी वो आएगी कार्डियोजेनिक शॉक। ये नंबर 1 टाइप का शॉक है, अपन नंबरिंग देते हैं। कार्डियो मीन्स हार्ट, जेनिक मीन्स जनरेशन, यानी कि हार्ट की वजह से कोई शॉक जनरेट हो रहा है तो वो होगा कार्डियोजेनिक शॉक। एक नंबर 2 पॉइंट है इसी में, वीनस रिटर्न अगर कम देखने को मिले अपने को, इसको समझिएगा आप। अपन मानते हैं आउटा से ब्लड निकला और बॉडी में पूरे में फैलता है और वापस से वो डीऑक्सीजनेट होता है और अगेन राइट एट्रियम में ला दिया जाता है। तो अगर जो आउटा से निकलना, आउटा से जितना ब्लड निकला और वापस उतना ही अगर राइट एट्रियम में नहीं पहुंचा तो उसको अपन बोलेंगे कि भाई जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज अमाउंट में देखने को मिला या फिर कम हो गया। ऐसा किस किस केस में हो सकता है? कोई हीमोरेज हो जाए बॉडी में, या फिर कोई इंजरी हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन इन वेसल्स, कोई थर्स्ट की कंडीशन हो, ड्राई माउथ की कंडीशन हो, इन सब केस में अपने को देखने को मिल सकता है। या फिर हाइपोटेंशन हो, अगर हीमोरेज हुआ तो फाइनली ब्लड लॉस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो भी वापस से उतना ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। थर्स्ट या ड्राई माउथ की कंडीशन में आपको पता है कि डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, ब्लड का जो वॉल्यूम है इसका मतलब होता ही यही है कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उनका अमाउंट कम हो चुका है नॉर्मल से, इसलिए अपने को थर्स्ट या फिर ड्राई माउथ की कंडीशन क्रिएट होती है। हाइपोटेंशन में अगेन वही होती है कि भाई जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसका जो रेट है बीट करने की वो कम है और फाइनली वो कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा है, तो अपने को अगेन वीनस रिटर्न डिक्रीज अमाउंट में देखने को मिलेगा। अगर ये सब होता है तो जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको बोलेंगे अपन हाइपोवोल्यूमिक शॉक, हाइपोवोल्यूमिक या फिर हीमोरेजिक शॉक। नंबर 2 पॉइंट, हाइपोवोल्यूमिक शॉक या फिर हीमोरेजिक शॉक। एक अपन ने पहला देखा कार्डियोजेनिक शॉक, अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से शॉक जनरेट हो रहा है तो कंडीशन आएगी कार्डियोजेनिक शॉक की। अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज अमाउंट में देखने को मिल रहा है, इन वजह से देखने को मिल रहा है, तो जो कंडीशन आएगी वो आएगी हाइपोवोल्यूमिक या फिर हीमोरेजिक शॉक की। अब देखते हैं अपन कार्डियक आउटपुट या तो नॉर्मल है या उससे ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होता है। अभी अपन ने देखा था कि कार्डियक आउटपुट अगर कम है तो कौन कौन से शॉक दिखेंगे अपने को। अब अपन देखते हैं इसमें, मान लेते हैं कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, नॉर्मल है या फिर हाई है नॉर्मल से। ये कंडीशन अपने को किन किन केस में देखने को मिलती है? एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म अगर हो बॉडी में, यानी बॉडी में जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रेट है उस रेट से अगर ज्यादा रेट पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है बॉडी के अंदर तो जो कार्डियक आउटपुट है वो हाई होता है। या फिर अबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन, इसका मतलब है कि जो भी ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर नॉर्मल रेट से नहीं हो पा रहा। एबनॉर्मल रेट से अगर ब्लड सप्लाई हो रही है ऑर्गन्स को, टिश्यू को, उस चीज को अपन बोलते हैं एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन। इन कंडीशन में जो शॉक जनरेट होगा
उसको अपन बोलेंगे सेप्टिक शॉक या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक। ये होगा तीसरे टाइप का शॉक अपना। एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मल टिश्यू की परफोरेशन के टाइम पर जो शॉक जनरेट होगा वो होगा सेप्टिक या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक। ये होता क्या है, इसमें होता है इन्फेक्शन होता है। जैसे कि सेप्टिक वर्ड जो होता है वो हमेशा आता है बैक्टीरिया के लिए। सेप्टिक मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर सेप्टिसीमिया है तो यानी कि जो बैक्टीरिया वो ब्लड के अंदर आ गए हैं या फिर ब्लड के अंदर वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, अपना अमाउंट बढ़ा रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, सेप्टिसीमिया। ईमिया मतलब ब्लड होता है, सेप्टिक मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसी तरह से वर्ड है सेप्टिक या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक, मतलब मैसिव। मैसिव मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कंडीशन अगर है तो अपने को देखने को मिलेगा सेप्टिक या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब अगला शॉक आता है, इसमें अपन ने 3 देख लिए। एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक उस कंडीशन में जनरेट होता है जब बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन चलती हों। इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मल रिएक्शन, बॉडी के अंदर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मल रिएक्शन चले, मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो, इनका कोई प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट जनरली देखने को मिलता है अपने को हिस्टामिन, और हिस्टामिन अपना असर शो करे वो कर सकता है एक तो ब्रोंकोस्पाज्म की तरह, ब्रोंकाइजोज है उनमें स्पाज्म की कंडीशन आ जाए, या फिर कैपिलरी को परमेबिलिटी बढ़ाकर, कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। इन कंडीशन में जो शॉक जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या होता है इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं एबनॉर्मल, मींस एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती हैं, उनके प्रोडक्ट बनेंगे। मान लेते हैं हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से जो असर आएगा वो आएगा ब्रोंको स्पाज्म की कंडीशन आ जाएगी, जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर स्पाज्म आ जाएगा, और ये कैपिलरी परमेबिलिटी को एक नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट पे बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में जो शॉक जनरेट होगा वो होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक। और लास्ट में शॉक आता है वो आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नंबर 5th पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब नाम से क्लियर, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो जाए, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसमें अपन देखते हैं, जैसे मान लेते कार्डियक टेम्पोनेटी कंडीशन है, या फिर आयोर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन है। इनको देखिएगा अब एक बार। कार्डियक टेम्पोनेट अपन ने पहले भी देखा था, जो हार्ट की लेयर्स जो भी होती हैं उनके अंदर अगर फ्लूइड भर जाता है एक नॉर्मल रेट से ज्यादा अगर फ्लूइड देखने को मिलता है अपने को, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है कार्डियक टेम्पोनेटी कंडीशन। इसके अंदर क्या होगा, अब फ्लूइड भर रहा है तो जो ब्लड के अंदर जो हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो एक नॉर्मल अमाउंट जितना नहीं आ पाएगा, यानी कि वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, और नॉर्मल अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा। इस वजह से अगेन कार्डियक आउटपुट कम होगा और फाइनली शॉक की कंडीशन क्रिएट होगी। और इस शॉक की कंडीशन क्रिएट हो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रही है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और ऐसा ही होगा आयोर्टिक स्टेनोसिस कंडीशन में, जो कि आयोर्टा होती है उसके अंदर जो वाल्व होते हैं उनके अंदर स्टेनोसिस की कंडीशन आ जाती है, यानी कि वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं करते, तो अगेन एक ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी और अगेन शॉक की कंडीशन क्रिएट होगी। तो ये 5 टाइप थे शॉक के, अपन ने 5 देख लिए। अब देखते हैं अपन स्टेज है शॉक की।
कंपनसेटेड और रिकवरी स्टेज। पहली स्टेज है कंपनसेटेड और रिकवरी स्टेज, दूसरी आती है इसमें डीजेनरेटिव स्टेज, और थर्ड वन जो आती है वो आती है इरिवर्सिबल स्टेज। ये स्टेजेस हैं शॉक की। स्टेजेस ऑफ शॉक। तो ये 3 स्टेजेस हैं मेनली। इनमें अपन देखते हैं कंपैरिजन। अच्छा, इसका एक नाम और भी है, प्रोग्रेसिव स्टेज और प्रोग्रेसिव। हम मानते हैं कि पहली स्टेज है शॉक की, कंपनसेटेड और रिकवरी इसका नाम है। एक बार के लिए इसमें अपन अज्यूम करते हैं कि हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट कम हुई या फिर कार्डियक आउटपुट कम हुआ। तो इस रेट के अंदर, इस स्टेज के अंदर बॉडी जैसे कि अपने को नाम से पता है रिकवरी की स्टेज में रहती है, कंपनसेशन की स्टेज में रहती है कि भाई अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, इसमें वापस जो भी था वो पहले की जैसे हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। तो हार्ट रेट कम हुई, कार्डियक आउटपुट कम हुआ। तो इस कंडीशन के अंदर जो भी अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंपनसेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अपने को देखने को मिलेगा मेनली किडनीज के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि उन दोनों जगह से वहां की जो वेसल्स होती हैं उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड हार्ट के पास जाए, ब्रेन के पास जाए, जो ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके पास जाए। तो इसके अंदर जो आएगी कंडीशन वो आएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये कुछ स्टेज देखने को मिलती हैं। अगर ये फेल हो जाती है स्टेज, तो जो कंडीशन आती है वो आती है सेकंड स्टेज की। अगर यहां बॉडी रिकवर ना कर पाई तो ये शिफ्ट हो जाता है, यही शॉक सेकंड स्टेज का शॉक, इसको स्टेज सेकंड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर ब्लड प्रेशर और कम हो गया, हार्ट रेट को अपन यहां भी ब्लड प्रेशर लिखते हैं, या मानते कम है या और कम हो गया। और कम कितना, 60 mm/Hg या फिर इससे भी कम हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर जो अपने ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, इनका इंपेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंपेयरमेंट ऑफ ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड किडनी, इनका इंपेयरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन भी जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें डीजनरेशन स्टार्ट होता है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर बॉडी इस स्टेज में भी कंपनसेट करती है, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तब तो ये वापस से कैन बी रिस्टोर्ड। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फाइनली शिफ्ट होती है ये इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर। इस स्टेज के अंदर हार्ट बीट या फिर अपन लिखें इसको ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आने की कोई चांस नहीं होते इसमें, यानी कि इसमें हो जाएगा वाइटल फेलियर। वाइटल फेलियर के अंदर आ गया हार्ट, किडनी, ब्रेन और जो भी अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन बच गए वाइटल ऑर्गन्स, वो सब आ जाएंगे वाइटल फेलियर के अंदर। ऐसा होने से फाइनली हो जाएगी सेलुलर डेथ या फिर डिजेनरेशन हो जाएगा, कंप्लीट डिजेनरेशन हो जाएगा, अपन इसको सेलुलर डेथ लिखते हैं।
और अगर वाइटल जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, उनकी अगर फेलियर हो जाए, वाइटल ऑर्गन्स का डिजेनरेशन हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए वो, तो फाइनली एनिमल की भी डेथ मिलेगी। इसमें देखने को अपने को एनिमल डेथ। तो ये 3 स्टेज थी शॉक की, कंपनसेटेड स्टेज या फिर रिकवरी स्टेज, डिजेनरेटिव या फिर प्रोग्रेसिव स्टेज, और लास्ट में जो आती है वो आती है रिवर्सिबल स्टेज। इसके अंदर अपने को बीपी कम देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर, इसके अंदर जो सीवीएस होता है अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कंपनसेशन की नेचर रखते हैं। नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके और वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके, वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा वो होगा किडनी में, जीआईटी में मेनली, और वहां से ब्लड को भेजा जाएगा ब्रेन में, हार्ट में, यानी कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें सप्लाई ब्लड ज्यादा हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, फेल होती है ये कंडीशन, तो ये शिफ्ट होता है फाइनली सेकंड स्टेज में। वहां पर ब्लड प्रेशर 60 mmHg या फिर इससे भी कम होगा, और इम्पेयरमेंट या फिर जो कि खराबी होना शुरू हो जाएगी ये वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी, ये कंडीशन भी रिस्टोर्ड हो सकती है, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइनली शिफ्ट होगा ये इरिवर्सिबल स्टेज में। इसमें बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, वाइटल फेलियर देखने को मिलेगा, जितने वाइटल ऑर्गन्स अपने वो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फाइनली जो सिचुएशन आएगी वो आएगी सेलुलर डेथ की, और फाइनली एनिमल की डेथ शो होगी अपने को देखने को। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, कल अपन देखेंगे फीडबैक सिस्टम इसका, और जो बचे कुछ टॉपिक है छोटे मोटे उनको और करेंगे। सो थैंक यू सो मच।